नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह। इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। बदमाश कंचन को अपने साथ उठाए हुए वाहन के करीब जा रहे थे। गांव में पहुंच जब विनय सिंह को पता चला कि बदमाश किसी महिला को उठा ले गए हैं, तो उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाल उसने चारों तरफ से बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ से ग्रामीण और दूसरी तरफ से पुलिस के बढ़ते दबाव से आखिरकार बदमाशों के पैर उखड़ ही गए। भाई, लड़की को छोड़ो, जान बचाओ। पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके साथ ही कंचन को खेतों में छोड़ बदमाश जान बचाकर भाग निकले। बदमाशों के भागते ही पुलिस और ग्रामीण जिस तरफ से बदमाश भागे थे उस तरफ खेतों में जाकर के तलाश करने लगे। टॉर्च लाइट से आसपास के खेतों में तलाश करते हुए पुलिस वालों की नज़र अचानक से खेत की पगडंडी पर चमकती किसी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। सर देखिए, वह उस तरफ कुछ है शायद। इसके साथ ही सभी की नज़र उस तरफ चली गई। विनय सिंह ने ऑर्डर दिया, कोई भी व्यक्ति पहले वहां नहीं जाएगा, पहले पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल को अपने ग्लव्स लाने का आदेश दिया। ग्लव्स हाथों में चढ़ाकर हाथ में टॉर्च लिए वह उस तरफ बढ़ गया। पास जाकर देखा उसने तो वह सफ़ेद कपड़ों में लिपटी कोई लड़की ही थी। चंपालाल, होल्ड इट। यस सर। टॉर्च चंपालाल को पकड़ाकर वह उस लड़की के पास गया। चेहरे पर पड़े बालों को एक तरफ किया, उसके नाक के सामने उंगली लगाकर उसकी जिंदा होने की पुष्टि कर दी। उसको घर तक पहुंचाने के लिए कोई राजी नहीं था और खुद चलकर जाने की स्थिति में वह बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए विनय सिंह ने उसे दोनों हाथों में उठाया और ग्रामीणों के साथ बताए गए घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर कंचन को बल्ब के उजाले में लटाकर गाड़ी से तुरंत फर्स्ट एड किट लाने का आदेश दिया। तब तक किसी ने घर की कुंडी खोल दी थी। फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकालकर हल्के हाथों से घाव साफ करके मलहम लगा पट्टी बांध खड़ा होते हुए विनय बोला, यह बिल्कुल सही है। डर की वजह से बेहोश हो गई है। अभी इन्हें आराम करने दीजिए, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। सुबह आकर मैं पूछताछ कर लूँगा। कंचन की जेठानी सुधा ने भी हाथ जोड़कर जी साहब कह दिया। इसके बाद विनय सिंह दोबारा अपनी ड्यूटी पर निकल गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही कंचन ने बाहरी पलकों को खोल इधर उधर देखा। रात की घटना स्मरण होते ही वह सिर से पैर तक सिहर उठी। सर में बहुत तेज दर्द का आभास होते ही उसका हाथ माथे की तरफ उठ गया। हाथों की उंगलियों से माथे को टटोल उसने प्रश्न सूचक निगाहों से पास खड़ी जेठानी जी की तरफ देखा। उसको परेशानी में देख जेठानी ने हल्के से उसका हाथ थामकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, घबराओ नहीं छोटी, सब ठीक है। पर दीदी, हुआ क्या रात को? उन्होंने उन्होंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? सब ठीक तो है ना? हाँ छोटी, सब ठीक है। पहले उठकर हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। बिस्तर से उठकर हल्के कदम बढ़ाती हुई कंचन बाथरूम की तरफ बढ़ गई। रात के इस स्पर्श को महसूस कर उसे खुद से ही घिन आ रही थी। हाथ मुंह धोने के लिए आई कंचन नल के नीचे बैठकर घिस घिस कर खुद को साफ करने लगी। निशान अगर जिस्म पर होते तो मिट भी सकते थे, पर कल रात ने कंचन के मन को घायल कर दिया था। अमिट निशान छोड़ दिए थे उसके मस्तिष्क पर। जेठानी ने आकर झिंझोड़ कर कहा, क्या कर रही हो छोटी? दीदी, अब मैं क्या करूंगी? गले से लिपटकर रोती हुई कंचन के मुंह से बस इतना ही निकला, कुछ भी नहीं हुआ छोटी, सब ठीक है। माँ कल रात से तुम्हारे लिए परेशान है, सारी रात तुम्हारे पास ही बैठी रही थी। बाबूजी को जैसे ही पता चला वह रात में सीधे ही घर आ गए। तुम्हें होश में न आते देख डॉक्टर को लेने गए हैं। कंचन को सांत्वना देते हुए उसकी जेठानी ने कहा। शायद उन्होंने उसके मन के डर को पढ़ लिया था। जेठानी जी के हाथ का सहारा लिए वह बाथरूम से बाहर निकली और अपने कमरे से जाकर कपड़े बदलकर बाल सुखाने लगी। तब तक सुधा नाश्ता लेकर आ गई।
नाश्ता खत्म कर अभी वह खड़ी ही हुई थी कि बाहर जिप्सी के रुकने की आवाज़ के कुछ समय बाद ही ठक ठक करते बूटों की आवाज़ के साथ विनय ने उसकी सास और जेठानी के साथ कमरे में कदम रखा। अचानक से पुलिस की वर्दी में सामने खड़े विनय को देख कंचन घबराकर एक ही झटके में चारपाई से उतरकर एक कोने में खड़ी हो गई। ऐसा करते हुए असावधानी में उसके सिर से पल्लू सरक गया और उसकी सुंदर रेशमी लटें उसके चेहरे पर बिखर गई। जल्दी से बालों को कानों के पीछे खोसकर पल्लू सही कर वह कोने में खड़ी हो गई। विनय ने जब कंचन को देखा तो एकटक देखता ही रह गया। उसके लिए वैसे तो लड़कियों की कमी नहीं थी, वह खुद भी बहुत स्मार्ट था। एक तो उसकी गवर्नमेंट जॉब, उस पर उसका आकर्षक व्यक्तित्व सोने पर सुहागे वाले मुहावरे को सार्थक करता था। उसके आगे पीछे खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी रहती थी, मगर जो उसकी निगाहों में चढ़ जाए ऐसा कोई आज तक नहीं मिली। पर कंचन को देखते ही उसे अलग सा एहसास हुआ। मन ही मन उसने सोचा, इस सादगी में भी इतनी खूबसूरती, बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इस लड़की को। उसकी निगाहें कंचन से हट ही नहीं रही थी कि तभी कंचन की जेठानी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। छोटी, ये साहब रात की घटना के बारे में तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छे से सोच समझ के इनके सवालों के जवाब देना। कंचन ने हाँ में गर्दन हिला अपनी मौन स्वीकृति जाहिर कर दी। साहब, आपको क्या पूछना है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक गिलास पानी मिलेगा? जी, कहते हुए सुधा कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर में वापस आकर पानी का गिलास उसने विनय के हाथों में पकड़ा दिया। 2 घूंट पानी पीकर विनय ने उससे पहला सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? जी, कंचन। कंचन ने धीरे से कहा, तो कल क्या हुआ था? आप एक एक करके सारी बातें मुझे बताओ। उसके बाद कंचन ने सारी घटना सिलसिलेवार विनय को बता दी। क्या आपको उनके चेहरे याद हैं? ज़्यादा तो नहीं साहब, पर सामने आने पर पहचान लूँगी। उन्होंने आपका अपहरण करने की कोशिश की है। आप चाहें तो उनके नाम एफआईआर दर्ज भी करवा सकती हैं। उसके इस सवाल पर कंचन ने अपनी घनी पलकों को उठाकर सासू माँ की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और उस पर काली घनी गहरी भारी पलकें उठाकर जब उसने ऊपर की ओर देखा तो अनायास ही उसकी निगाहें विनय की निगाहों से टकरा गई। विनय को अपनी तरफ एकटक निहारता देख कंचन ने घबरा कर अपनी आंखों को झुका लिया। उसकी इस हरकत पर विनय के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। कंचन की आंखें इतनी सुंदर और निश्चल थी कि कोई भी उसकी आंखों के गहरे समंदर में डूब सकता था। विनय भी कंचन की आंखों में उसकी बेबसी पढ़कर समझ गया कि जो भी निर्णय होगा वो उसके घर वाले ही लेंगे। जब निर्णय उसका नहीं तो फिर उससे बात करने से भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो माता जी, मैं चलता हूँ, बेमन से खड़े होते हुए विनय ने कहा। जी साहब, फिर आइएगा। अभी सीमा के बाबूजी घर पर नहीं है। बाकी जो भी है आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जी, अब मिलना मिलाना तो होता रहेगा। आज शाम तक हमारा पूरा स्टाफ यहीं आ जाएगा। उसके बाद तो हो सकता है दिन में 1-2 बार आपको भी तकलीफ दे। निकट भविष्य में उनके घर आने और कंचन से जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से विनय ने पहले ही बड़ी चालाकी से अपना रास्ता साफ करते हुए कहा, अरे ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, इसमें तकलीफ कैसी? इसके साथ ही एक सरसरी नज़र कंचन पर डाल वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने पलटकर कंचन को देखते हुए कहा, इनको टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवा देना। लोहे की कील इनके हाथ में लगी है। इसके साथ ही तेज तेज कदम बढ़ाते हुए वे कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही कंचन ने एक लंबी गहरी सांस खींची और सभी के जाते ही बिस्तर पर लेट गई। अभी उसको लेटे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे
तब तक डॉक्टर भी आ गया। आकर उसने कंचन के जख्मों को साफ करके ट्यूब निकालकर मरहम और पट्टी कर दी। पर दिल के जख्मों का क्या? वहां मरहम लगाने वाला तो कोई था ही नहीं, और सबसे ज्यादा मरहम की जरूरत तो वही थी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी के साथ ही एक टिटनेस का इंजेक्शन और साथ ही साथ एक नींद का इंजेक्शन भी दे दिया। फिर बाहर आकर उसने कंचन की सासू माँ को समझाते हुए कहा, इनको सोने देना, जितना ज़्यादा ये सोएंगी उतना ही इनके लिए अच्छा है। इन्हें शारीरिक आराम से ज़्यादा मानसिक शांति की ज़रूरत है, जो सोने से ही मिलेगी। टेबलेट और जख्मों पर लगाने के लिए ट्यूब देने के बाद डॉक्टर वहाँ से निकल गया। आज सारा दिन जहाँ कंचन का आराम करने में गुजरा, वहीं विनय का सारा दिन बेचैनी में इधर से उधर घूमते रहने में गुजरा। लाख कोशिशों के बाद भी वह अपना ध्यान कंचन से नहीं हटा पा रहा था। उसके चेहरे पर बिखरी लटों को पीछे करना विनय के मन को विचलित कर रहा था। अगले ही पल उसके पलके उठाकर एकदम से नजरें झुकाना विनय के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता। कई बार उसने सोचा कि एक बार चलकर देख लूं, फिर सोचता अभी नहीं, शाम को जाऊंगा, अभी आराम कर रही होगी, नहीं दिखी तो वहां जाना मेरा बेकार हो जाएगा। आज का दिन विनय के लिए काटना दूभर हो गया था। शाम होते होते पुलिस चौकी का सारा स्टाफ वहां पर आ गया था। सब कुछ सेट करके उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। इधर विनय मौका मिलते ही कंचन के घर पहुंच गया। कंचन के ससुर को नमस्ते कर वह उनके पास बैठकर केस के सिलसिले में बात करने लगा। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इस शर्त पर हामी भर दी कि कंचन का नाम इन सब में कहीं नहीं आएगा। विनय ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब काफ़ी देर तक उसे कंचन नहीं दिखी, तो उसने खुद ही उनसे पूछ लिया, अब तबीयत कैसी है कंचन जी की? अब ठीक है साहब। पहली बात तो ये बाबूजी कि अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे साहब मत बोलिए। दूसरा, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, इसलिए मुझे आप मेरे नाम से बुला सकते हैं। मेरा नाम विनय है। उसकी इस बात पर कंचन के ससुर जी खुश होते हुए बोले, जब रिश्ता बनाया है तो निभाना भी पड़ेगा बेटा। हमें बाबूजी बोला है तो आज से ये घर तुम्हारा भी हुआ। जब भी किसी काम की ज़रूरत हो तो बेझिझक बोल देना। जी बिल्कुल। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी विनय के लिए। कुछ देर की खामोशी के बाद विनय ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कंचन जी से मिल सकते हैं। केस के सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी थी। पर उसका इस केस से क्या लेना देना? अरे चाचा जी, हमारा मतलब है उन लोगों को पहचानने में सिर्फ कंचन जी ही हमारी मदद कर सकती हैं। उन्होंने बहुत करीब से देखा है उन बदमाशों को। ठीक है, हाँ बेटा, मिल लो। जाने किस काली स्याही से नसीब लिखा कर लाई है ये लड़की। इतना कहकर कंचन के ससुर जी वहां से उठकर गांव की ओर बैठने के लिए चले गए। उनकी कही बात का मतलब समझने का प्रयास करता हुआ विनय भी घर के अंदर आकर उनकी सासू माँ के पास बैठ गया। कैसी हो माता जी? ठीक है बेटा। अब तो तुम सब यहीं रहोगे ना? जी माता जी। बड़ी अच्छी बात है बेटा। अब हम गांव वाले चैन की नींद सो सकेंगे। अब तो कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं माता जी, हम लोगों के रहते हुए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब हम अपनी बिटिया को भी वापस बुला लेंगे। आपकी बेटी? कहाँ है आपकी बेटी? और कंचन जी आपकी बेटी नहीं तो फिर कौन है? अरे नहीं बेटा, यह अभागन हमारी बिटिया नहीं, बहू है। कंचन की सास ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हमारी बिटिया को तो हमने उन बदमाशों के डर से उसके ननिहाल भेज दिया है। बहू है, अभागन है, इस सब का क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम इस सब में मत पड़ो।
विनय ने इससे आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वैसे भी यह उनका पारिवारिक मामला है, इतनी जल्दी ज़्यादा कुछ पूछना या कहना सही नहीं। यह सोचकर विनय चुप रहा। इससे पहले कि सन्नाटा फिर से अपने पैर फैलाता, विनय ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, माताजी, वो मुझे कंचन जी से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, अपने कमरे में ही होगी। आज तो सारा दिन आराम ही फरमाया है महारानी जी ने। सासू माँ की जुबान पर आई कड़वाहट को विनय ने साफ साफ महसूस किया, परंतु यह कड़वाहट थी किसके लिए, उसके या कंचन के, वह समझ नहीं सका। कहीं उन्हें शक तो नहीं हो रहा है मुझ पर? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वह कहावत है ना कि इंसान के अंदर जब चोर हो तो वह हर बात पर शक करने लगता है। वही हाल विनय का हो रहा था। अपने दिल पर पत्थर रख वह धीमे कदमों से कंचन के रूम की तरफ चल पड़ा। अपने कमरे में बिस्तर पर घुटनों को मोड़कर सोई पड़ी कंचन ऐसी लग रही थी जैसे नींद में ही वो खुद को समेटने की या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देख विनय कुछ समय के लिए सब भूल गया था। उसने मन ही मन सोचा, इतनी मासूम लड़की अभागिन कैसे हो सकती है? यह तो जिसकी जिंदगी में जाएगी उसके भाग्य खुल जाएंगे। कुछ सोचकर उसने दोबारा अपने कदम वापस आंगन की तरफ मोड़ दिए। उसको तुरंत वापस आता देख सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, वापस क्यों आ गए? बात हुई नहीं? नहीं माताजी, वो सो रही हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। कोई बात नहीं, उन्हें आराम करने दो, कल सुबह कर लूँगा मैं उनसे बात। इतना बोल वह दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से सासू माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? खाना बन गया है, खा कर जाना। नहीं माताजी, मैस में खाना बन रहा है, मैं वहीं खा लूँगा। ऐसे कैसे? परोसी हुई थाली छोड़कर नहीं जाते। खाने की थाली लिए आती हुई सुधा ने उनसे कहा, नहीं मैम, आप परेशान ना हो, मैं सच में मैस में खा लूँगा। हम इतने बुरे हैं क्या विनय जी? जी, मैं समझा नहीं। आपने सभी से रिश्ता बना लिया, मैं ही क्या इतनी बुरी हूँ जो आप मुझे मैम बोलते हो? मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ। सुधा ने उदासी से मुंह लटकाकर कहा, जी बिल्कुल, आपका छोटा भाई बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर आपको दीदी तभी बोलूँगा जब आप मुझे आप नहीं कहोगी। ठीक है छोटे भाई, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या? तुम्हें रोजाना कम से कम शाम का खाना यहीं खाना पड़ेगा। सुधा ने बड़े ही अपनेपन से माँ जी की तरफ देखते हुए कहा। वो माँ जी की भी स्वीकृति चाहती थी और सुधा की सास ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। जी हुक्म सरकार, बोलकर विनय हंस पड़ा। साथ ही सुधा उसकी सास भी मुस्कुरा दी। खाना खाकर विनय पुलिस चौकी में आया और वर्दी पहनकर गश्त के लिए तैयार होने लगा। बिना माँ बाप का बच्चा विनय आज बहुत खुश था। उसे हमेशा परिवार का अभाव महसूस होता था और आज भगवान ने बिना मांगे ही उसे सारे रिश्ते दे दिए थे। सुधा का इतने अपनेपन से बात करना उसे बहुत अच्छा लगा। कहने को तो उसके मामा मामी और उनके बच्चे भी थे, पर उसे वह घर के सदस्य नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते थे। विनय को वो उनके बहन और जीजाजी की मौत के बाद अपने घर लाए थे, पर कुछ दिन रखने के बाद ही उन्हें हॉस्टल में डाल दिया। छुट्टियों में जब वह घर आता तो कोई उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। विनय को सभी के बीच रहकर भी हमेशा अकेलापन महसूस होता। अपनों के होते हुए भी सारी जिंदगी अपनों के ही प्यार के लिए तरसता रहा। कभी कभी वह अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोया करता था, पर न कोई उसके आंसुओं को देखने वाला था और न ही उसकी पीड़ा को समझने वाला। वक्त के साथ जैसे जैसे विनय बड़ा होता गया, उन लोगों का अपने प्रति व्यवहार उसकी समझ में आता गया। धीरे धीरे उसने घर आना बंद कर दिया।
अब छुट्टियों में वो एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करता था। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यहीं रोकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।